मैं सुनील कुमार साख दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल। लेकिन अभी सारे न्यूमेरिकल नहीं आपको कराएंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, इस रासायनिक बलगतिकी से संबंधित कुछ जो फॉर्मूले थे और कुछ डेफिनेशन थी वो आपको समझाती थी। वो डेफिनेशन और फॉर्मूले जब आप सीख लेंगे तब आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के तहत क्या किया कि थ्योरी के बाद उसके सूत्र और सूत्र के जस्ट बाद न्यूमेरिकल करा रहे हैं थोड़े थोड़े। बाद में लास्ट में अंत में चैप्टर के अंत में सारे न्यूमेरिकल एक साइड से होते हैं। ये करीब इस चैप्टर में कम से कम इस चैप्टर में भी 40-45 न्यूमेरिकल होंगे, वो लास्ट में कराए जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, सारे एनसीईआरटी के होंगे और प्लस सारे आपके प्राइवेट बुक के भी होंगे, दोनों मिलाकर। और जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसलिए धैर्यपूर्वक पढ़ें। तो पिछली वीडियो में आपने रासायनिक बलगतिकी पिछली वीडियो में रासायनिक बलगतिकी से संबंधित आपने सीखा था कि औसत वेग क्या होता है। ठीक है, और आपने देखा था तात्कालिक वेग क्या होता है या तात्क्षणिक वेग क्या होता है। इनका फॉर्मूला आपने सीखा था -1 ± डेल्टा C अपॉन डेल्टा C सीखा था। इसका फॉर्मूला सीखा था -dC अपॉन dt सीखा था। इनके बारे में डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप पिछली वीडियो आप देख लेना, मैंने डिटेल बताया है। तो ये फॉर्मूले होते हैं। अब इन फॉर्मूलों पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए पहला आपका न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए ये रहा स्क्रीन पर, इस पे दिखाई दे रहा होगा आपको। पहला है न्यूमेरिकल आपका दिया गया है कैपिटल आर। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या है कि कैपिटल R टेंस टू P अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 m। अभिकारक इसमें कौन है, ये है या ये है बेटा? इधर वाले रिएक्टेंट होते हैं, इनको कहते हैं अभिकारक। याद रखेंगे, इनको क्या कहते हैं? अभिकारक। और इनको कहते हैं उत्पाद। ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है, इसमें प्रश्न में कह रहा है कि अभिकारक की सांद्रता कितनी प्रारंभ में, अभिकारक की सांद्रता कितनी है? 0.03 m। m माने मोल प्रति लीटर, इसका मतलब मोलरता। और मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और मोलरता को मोलर सांद्रण भी कहते हैं। ठीक है, या सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं। याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। से 25 मिनट में, तो टाइम आपका कितना लिखा? 25 मिनट। इसमें 25 मिनट टाइम दिया गया है। मिनट में परिवर्तित होकर माने बदलकर 0.02 m हो जाती है। कितने टाइम में हो जाती है? इतने टाइम में। तो ये टाइम यहाँ आएगा, सॉरी ऊपर तो टाइम 0 रहता है, यहाँ टाइम आपका 0 रहता है। पिछली वीडियो में बता चुके, यहाँ आपका टाइम 25 हो गया, राइट। पहले 0 टाइम था, इसमें दिया नहीं 0 टाइम, लेकिन आप जानते हैं इनिशियली पोजीशन प्रारंभ में अवस्था 0 समय होती है। ठीक है, प्रारंभ में t बराबर 0 मिनट पर उसका अभिकारक जो रिएक्टेंट है उसका सांद्रण 0.03 m था। उसके बाद t बराबर 25 मिनट जैसे ही टाइम हो गया उस समय उसका सांद्रण 0.02 m हो गया, राइट है। कह रहा हो तो औसत वेग की गणना करो, और वो भी औसत वेग की गणना सेकंड और मिनट दोनों इकाइयों में करो, यही दिया गया। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे आइए जानते हैं। बहुत ही विशिष्ट ट्रिक के द्वारा इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो m होता है, r है, तो पहले नंबर पे अगर इसकी सांद्रता दी गई है तो हम इसको r1 मान लेते हैं। बताया था r1 मान लो चाहे r0 मान लो, मैंने आपको बताया r0 भी मान सकते हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और दूसरे नंबर पर दिया गया तो इसको आप r2 मान सकते हो। r2 मानना चाहो तो r2 ना मानो तो r आप t मान सकते हो, rt सही है। RT के स्थान पर आप चाहें तो ये ट्रिक है R25 लिख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि 25 टाइम दिया गया है। यहाँ 0 टाइम है तो यहाँ 0 लिख दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रिक है, आप चाहो ऐसे समझ लो, आप चाहो ऐसे समझ लो, आप चाहो ऐसे, आपके ऊपर है, कुछ भी समझना चाहो समझ लो।
ये बात क्लियर हो गई। अब आपका कह रहा औसत वेग ज्ञात करो, तो आप फॉर्मूला जानते हो, औसत वेग बराबर क्या होता है, अभिकारक, ये अभिकारक का दिया गया क्या, पी का दिया गया कि आर का दिया गया, आर का दिया गया। आर रिएक्टेंट है और मेरी साइड में जो रिएक्टेंट होते हैं वो सदैव उनकी सांद्रता कैसी होती है, कम होती है, ह्रास होता है, कमी होती है, इसलिए सदैव नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आपको बताया था। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी, है ना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, अभी बताया था। लेकिन यहाँ सी के स्थान पर आप चाहें तो आर भी लिख सकते हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आर लिख दो, यहाँ आर है तो आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फॉर्मूला, अब यहाँ मैंने बताया औसत वेग, वेग लिखते समय मैंने आपको, आप लोग ध्यान नहीं रखते हो, ध्यान नहीं रखोगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। औसत वेग लिखते समय आप इसके जो आगे जो लिखा होता है, आगे जो लिखा रहता है जिसको स्टाइक्योमीट्री गुणांक कहते हैं, इस समय स्टाइक्योमीट्री गुणांक कितना है, 1 है। जहाँ कोई नहीं लिखा होता वहाँ 1 लिखा जाता है, तो उसका हम हमेशा भाग देते हैं, तो बटे 1 आ जाएगा, बटे 1 नीचे भाग देते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ अगर 2 होता तो बटे 2 का भाग देते, इसी का ध्यान रखेंगे। अब मान रख हर करेंगे, डेल्टा आर का मतलब आप जानते हैं, जैसे डेल्टा एक्स है इसका मतलब x2 माइनस x1 होता है, सभी जानते हैं। ऐसे इसको कर सकते हैं तो R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। बटे डेल्टा टी को ही आप चाहो तो T2 माइनस T1 लिख सकते हो। और मैंने ये कहा था इसको चाहो तो मत लिखा करो, वरना डेल्टा टी लिख दिया करो। इतना टाइम 25 माइनस 0 करोगे तभी 25 आएगा, या फिर इसको T2 माइनस T1 करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, तब भी आप ऐसे लिख दिया करो कि डेल्टा टी, बस इसको हल करने की जरूरत, ये 25 ही रहेगा। चलिए अब इसका मान पुट करते हैं। पार्ट R2 का मान आपके सामने, R2 का मान कितना आपका लिखागा m, ये है मोलरता, और मोलरता को बड़े कोष्टक से व्यक्त करते हैं, सक्रिय द्रव्यमान होता है। ये कितना दिया गया, ये रहा आपका, तो यहाँ रखेंगे 0.02 m। m मात्रक है, मात्रक मत लिखो, बाद में लिख देना, ठीक है, माइनस 0. R1 का मान ये रहा, ग्रीन में लिखा है 0.3 m, m बाद में लिखना, बटे डेल्टा टी का मान R2 माइनस R1, 25 माइनस 0 अर्थात 25 ही रहेगा, है ना, ये हमेशा 25 ही रहेगा, डेल्टा टी ही होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। दैट इज़ क्लियर। अब इसको हल करते हैं, हल कर लीजिए। माइनस जैसे का तैसा, अंदर कितना बचा, माइनस 0.01 बचा, नीचे कितना है 25, ठीक है बेटा। अब इसको हल करेंगे तो कितना इसका आंसर आएगा, हल करके दिखाइए। इसका हल करके आंसर आ जाएगा, ये माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो प्लस हो जाएगा 25 चौक 100, 4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 0 2 0, 25 चौक 100, 10 पे घात माइनस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, बस आंसर हो गया। कितना आसान है आंसर निकालना, तो आपको समझ में आ गया। और वेग औसत वेग का आंसर कितना आ जाएगा, इतना, ठीक है। मात्रक जरूर लिखना पड़ेगा, अगर मात्रक नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मात्रक इसका क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, अभी बताया। इसका मात्रक क्या है, m माइनस m, तो m बचा, m, अरे वो तो मात्रक है, m है यहाँ, इसका मात्रक m है, और नीचे है आपका मिनट, तो नीचे मिनट है, तो मात्रक क्या होगा, m प्रति मिनट, क्या मात्रक होगा, m प्रति मिनट। लेकिन m प्रति मिनट किताबों में नहीं लिखा जाता है, m का मतलब होता है मोल प्रति लीटर, तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर। तो प्रति लीटर लिखोगे तो नीचे लीटर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लीटर, लीटर या लीटर लिखते, सही है बेटा। तो मात्र हो गया मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 गुणा 10 पे घात माइनस 4 मोल, ठीक है, और लीटर इनवर्स क्योंकि ऊपर पे ले जाओगे, और मिनट इनवर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसका आंसर। आगे समझे, कॉपी कर लीजिए फटाफट, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कॉपी ना करें, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, हल करते समय। आगे समझे, और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करके, रोक कर, ऐसे क्लिक कर दिया अगर रुक जाता है, रोक करके आराम से लिखा करो, ठीक है। हाँ, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है तो छोटे में बेटा थोड़ा सा ही समझ बन पाएगा, इसलिए लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें ये भी कह रहा है कि मिनट के बाद सेकंड में भी इसका आंसर बताइए, तो सेकंड में भी इसको निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं, सेकंड में कैसे करेंगे, इसको इतना छोड़ दें, इसको कॉपी हटा दे रहे, ठीक है।
अब इसको सेकेंड में हल कर देते हैं। सेकेंड में कैसे लगेंगे, सेकेंड में इसको निकालेंगे तो आप देख रहे हैं इसका मात्रक है 4 × 10⁻, इस समय इसका मात्रक है मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये इस समय मात्रक है, सही है। अब हमें वो नहीं, मिनट है, क्या मात्रक है, मिनट, ठीक है। अब इसको किस में आपको बदलना है, सेकेंड में बदलना है। जब सेकेंड में आपको बदलना है तो क्या करेंगे, आपको 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, नीचे है मिनट, तो आपको नीचे अगर मिनट है तो नीचे ही मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, पता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप मिनट के स्थान पर 60 सेकंड लिख दोगे, सही है। तो मिनट नीचे है तो नीचे ही लिखेंगे 4 × 10⁻⁴ बटे 60 हो गया मोल प्रति लीटर इंटू यहाँ हो जाएगा सेकंड, ठीक है। बहुत आसान है। अब इसको हल कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा 36 6.66 × 10⁻⁻6 समथिंग, ये आ जाएगा आपका वेग, हो ना। आंसर हो गया आपका, मात्रा हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस SEC इनवर्स भी लिख सकते हो, शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, संक्षेप में S इनवर्स, बात एक ही, मात्रा को ताल लीजिए, आगे समझे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखिए स्क्रीन पर, दूसरा नंबर आपका लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। दूसरे में क्वेश्चन में पढ़ के सुनाते हैं, क्या लिखा है, 2A एरो मतलब टू ए टेंस टू उत्पाद, ये दिया गया है 2A टेंस टू उत्पाद, अभिक्रिया में कैपिटल A की सांद्रता, किसकी सांद्रता, कैपिटल A कहाँ, ये है, कैपिटल A की सांद्रता कितनी दी गई है, सांद्रता, इसकी सांद्रता 0.02 m दी गई है, राइट है, दिखाई दे रही है सबको। हाँ, तो इसकी सांद्रता आपकी 0.02 m लिख दी, हो जाती है, वो सॉरी है 0.03, हमने गलत बोला, हाँ देख नहीं पाया बेटा, सॉरी मिस्टेक हो गया। कह रहा है A की सांद्रता 10 मिनट में, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा, दूसरा देख गए। ये क्वेश्चन है कि 2A एरो उत्पाद अभिक्रिया में कैपिटल A की सांद्रता 10 मिनट में 0.25 मोल, कितनी 0.05 या 0.5 दिया गया, 0.5 मोल प्रति लीटर। अब इसको m नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है, मोल प्रति लीटर की मात्रक के रूप में ही लिख दिया। इसको हम m भी लिख सकते हैं, मैंने बताया, इसको चाहो तो m लिख दो, कैपिटल M। से घटकर मैं नीचे घटेगी, क्योंकि मैंने बताया इसकी सांद्रता घटती है हमेशा, तो से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। ये 0.4 लीटर कब रह गई, जब टाइम हो गया, पहले टाइम हमेशा t0 रहेगा। आप कहोगे सर इसमें तो 10 मिनट लिखा है। बेटा मैंने बताया शुरुआत में कोई भी समय होगा, वो समय जो भी समय 0 होगा वो दिया जाएगा, तो दिया जाएगा, वो समय 0 ही रहेगा। उसके बाद 10 मिनट हुआ तो ये कह रहा पहले समय 0 था, 0 समय पर 5 मोल थे हमारे पास, 5 रुपया थे, ऐसा समझो आपके पास 5 रुपये थे जब समय आपका 0 था, और 10 मिनट बाद आपके पास रुपये कुछ खर्च हो गए, तब कितने रह गए, 4 रह गए। तो इसका मतलब कुछ मिनट समय बाद में लगा, तो 10 मिनट यहाँ आएगा। बच्चे यही गलत कर जाते हैं, ऊपर मिनट लिख जाते हैं, मिनट तो नीचे होगा। यही गलत, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। तो ये आपका 10 मिनट दिया गया, 10 मिनट में इतनी मोल हो जाती है, ठीक है। अब कह रहा है इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया का वेग बताइए। क्या बताइए, अभिक्रिया की वेलोसिटी, वेग बताइए। तो कैसे ज्ञात करेंगे अभिक्रिया का वेग, देख लीजिए बेटा, बहुत ही आसान है, ये भी देखिए, बहुत ट्रिक है। ट्रिकी क्या है, इसको कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए आपको मैंने बताया ऊपर A की सांद्रता है, पे आपकी A लिखा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, A1, ठीक है बेटा। ये दूसरे नंबर पे लिखा है तो इसको क्या मान लेंगे, A2, सही है। मैंने आपको बताया आप चाहो A1 मान लो, चाहे समय 0 है, चाहे आप ऐसे मान लो A0, ऐसे इसमें A2 इसको मानना चाहो A2 मान लो, या फिर आप इसको A10 मान सकते हो, A10, एक ही बात है, प्रतीक है ये,
ट्रिक है, मतलब थोड़ा समझ में अच्छे आ जाता और कुछ नहीं। तो दोनों में से एक ही लिखना, परीक्षा में दो नहीं लिखे जा रहे, टाइम ख़राब नहीं करना, एक ही लिखना, लेकिन समझाया है आपको। दैट इज़ क्लियर। अब कह रहा औसत वेग, तो आपका औसत वेग पूछा गया। अब औसत शब्द नहीं लिखा, वेग पूछा गया, तो आप जानते हो औसत लिखा हो ताक्षणिक वेग, दोनों का वेग समान आता है। देखिए तो लिखाएंगे, थोड़ा सा अंतर रहता है। तो आपका वेग है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। अब बताइए अभिक्रिया का वेग किससे निर्धारित होगा? ए से निर्धारित होगा या उत्पाद से निर्धारित होगा? जो दिया गया उसी से निर्धारित होगा। ठीक है, आप कहोगे सर इससे क्यों नहीं होगा? बेटे आप दोनों में से किसी एक से निर्धारित कर सकते हो, क्योंकि दोनों के मान बराबर होते हैं। इसकी विमा बराबर होती है, आपने देखा भी हुआ, मतलब विमा नहीं, सॉरी, जो भी हुआ मैं नहीं पता, फिजिक्स में ज़्यादा जानकारी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसका जो वेग है, इसका वेग बराबर होता है। मैं केमिस्ट्री में बता रहा हूँ कि अभिकारकों का वेग उत्पादों के वेग के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? जिस दर से अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, उसी दर से उत्पाद भी अभिकारकों में बदलते हैं, वेग बराबर होते हैं। तो अभिक्रिया का वेग इस समय ए अभिकारक दिया गया, उत्पाद दिया नहीं गया, तो आप ए से निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक के लिए लगेगा, अभिकारक। तो बताइए बेटा अभिकारक है तो उसके लिए आप चिन्ह कौन सा लगाओगे? माइनस का, बताया था, क्योंकि अभिकारक के लिए वेग में सांद्रता सदैव कम होती है। क्लियर। अब क्या लगाएंगे? स्टाइक्योमीट्री गुणांक। बताइए स्टाइक्योमीट्री गुणांक कितना है? 2। ये 2 लिखा है, ये किस में जाएगा? बटे 2 में। क्लियर। हाँ ऐसे। अब फिर फॉर्मूला क्या रहेगा? आपका सूत्र रहेगा डेल्टा ए, यहाँ डेल्टा ए लिख दो, बटे डेल्टा टी। समझ में आ गया? वहाँ आर था तो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी लिख दिया, पी हो तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख दो, उससे कोई आपत्ति वाली बात नहीं। 1/2 जैसे का तैसा। अब डेल्टा ए का मान क्या होगा? R2 माइनस R1, अर्थात A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1। ऐसी डेल्टा टी का मान T2 माइनस T1, है ना बेटा? अब मान रख दीजिए 1/2 A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है? 0.4 माइनस इसका मान कितना है? 0.5 बटे T2 माइनस T1। T2 क्या है? ये रहा T2। जब ये पहले नंबर पे है तो इसको T1 मान सकते हैं, ये दूसरे नंबर पे है तो इसको आप T2 मान सकते हैं। ठीक है, तो आपका 10 माइनस 0, देखो इधर 0 ही आता है। इससे अच्छा है कि आप इसको T2 माइनस T1 ना करके डायरेक्ट 10 लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 1/2, अंदर क्या रह गया? अंदर हला गया माइनस का 0.1 बचा, नीचे कितना बचा? 10 बचा। हो गया। अब इसको केवल हल करेंगे फटाफट। आंसर कितना आएगा? आपका वेग बराबर आ जाएगा माइनस, ये माइनस, इस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो गया, और 2 पंजे 10, ये हो गया 5, 5 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 हो जाएगा, है ना? कितना होगा? देखो 0.1 नीचे आ जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 हो जाएगा, 0.5 फिर नीचे आ जाएगा 3, तो 5 गुणा 10 पे घात माइनस 3। ये कैसे हल करते हैं ये आप मुझसे पूछ लेना, तो आपको ट्रिक बता देंगे जल्दी कैसे हल करते हैं। आंसर हो गया। मात्रक क्या रहेगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें सेकंड दिया गया कि मिनट है? हाँ इसमें मिनट है तो मिनट रहेगा, मिनट इन बस। हो गया आंसर। कितना आसान, देखिए कितने आसान हो। ये सारे 2-2 नंबर में है, 2-2 नंबर में है क्वेश्चन। ये आपके NCERT बुक के मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिए, NCERT बुक के हैं दोनों क्वेश्चन। ठीक है, NCERT बुक में आप देख लेना, तो शुरुआत में ही है। ठीक है, अध्याय में नहीं मिलेंगे, पहले मिलेंगे जो शुरुआत में एक साइड से क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें। अध्याय में नहीं, अध्याय NCERT के अध्याय में नहीं मिलेंगे, बीच में मिलेंगे। हैं क्वेश्चन ही बहुत सारे NCERT में क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अब इनके चाहो तो आप, अगर आपकी टेक्निक मेहनत आप कर लेते हो, आपकी अच्छी पकड़ हो जाती, तो आप इनको मुँह जुबानी आंसर कर सकते हो, बिना कॉपी लिए हुए, बिना कलम लिए हुए आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, हो गया ना? कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए तब। तो मुझे लगा कि आपको ये सवाल भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ न्यूमेरिकल, आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल हल करने के लिए दे रहे हैं, और हल करने के ये रहे आपके स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों न्यूमेरिकल आप हल करके देखना। ठीक है, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, फिर भी हम आपको हेल्प करेंगे।
अब नेक्स्ट सवाल और है, नेक्स्ट टाइप का सवाल, उसको कैसे करते हैं देखिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, हम कैसे इसको करेंगे। कह रहा है नेक्स्ट सवाल देखिए स्क्रीन पर, ये रहा आपका सवाल, लिखा है कि अभिक्रिया कैपिटल A प्लस बी, दिखाई दे रहा, अभिक्रिया कैपिटल A प्लस बी एरो 2C के लिए कैपिटल A के विलुप्त होने की दर, विलुप्त कह रहा, विलुप्त माने वास, वास माने कमी, कमी माने समाप्त होना, बात एक ही है। कमी कह दे, कमी होने की दर, विलुप्त होने की दर, समाप्त होने की दर, कुछ भी बोल दे तो आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो दी गई है किसके, A के विलुप्त होने की दर। इसमें A बताइए कहाँ लिखा, A प्लस बी इक्वल टू 2C के लिए A के विलुप्त होने की दर, A ये रहा, तो मैं A के नीचे लिख दे रहा हूँ इसका मान, किसका मान, 10⁻⁻2 दिया गया है। के विलुप्त होने की दर ये दिया गया, दर का मात्रक क्या होता है आप जानते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, यही होता है। हाँ ये दिया गया है। कह रहे हैं फिर उसमें कह रहा है नंबर 1 कि B के विलुप्त होने की दर बताओ, B के विलुप्त होने की दर पूछी गई है, और पूछा गया है आपका C के बनने की दर, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। B के विलुप्त होने की दर और दूसरा है आपका C के बनने की दर, होने की दर। अब पहले ये समझो, पहले ये समझो, सवाल बाद में करना, पहले ये समझो पूछा क्या गया है। B के विलुप्त होने की दर, आप पिछला वीडियो देख लेना, पिछले वीडियो में विलुप्त होने की दर को कैसे व्यक्त करते हैं तभी समझ में आएगा। देखिए विलुप्त होने की दर को व्यक्त कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होता है विलुप्त होने की दर की, या डेल्टा लिख लो या डी लिख दो, डी लिखा करो जल्दी हो जाता है ना, डी बी, इसमें इधर देखा करो, डी बी अपॉन डी टी, ऐसे लिखते हैं बस, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, दर है होने की दर, दर वेग होता है, वेग दूरी बटे समय, ले यहाँ दूरी नहीं है, सांद्रण बटे समय, सांद्रण परिवर्तन बटे समय, ठीक है। समय के साथ सांद्रण परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ये परिभाषा थी। तो इसका मतलब विलुप्त हो रहा, देखिए इसमें लिखा है विलुप्त, विलुप्त अगर लगा हुआ है तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि इधर वाले अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, मेरी साइड वाले वे सभी, उन सभी में माइनस चिन्ह आता है, ठीक है। तो ये आपको पूछा गया है, प्रश्नवाचक निशान माइनस सहित पूछा गया है, ठीक। अब C के बनने की दर, C रहा, C के बनने की दर को कैसे लिखेंगे, प्लस, क्योंकि उधर वाले प्रोडक्ट होते हैं और प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव लगाया करते हैं, तो प्लस आप क्या लगाएंगे, डी सी, डी एक्टिव मास ऑफ C अपॉन डी एक्टिव मास ऑफ D बराबर प्रश्नवाचक, ये लगाया गया। आप कहोगे सर इसमें 2 क्यों नहीं आया, नहीं, 2 तो अभिकारक के वेग के लिए आता है, अभिक्रिया के वेग के लिए आता है, ये तो बनने की दर और विलुप्त होने की दर कह रहा है, अभिक्रिया की दर तो नहीं पूछ रहा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखने, और ये कर आपने ऐसा भूल गए तो गलत हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे। विलुप्त होने की दर या बनने की दर के लिए गुणांक का प्रयोग नहीं करते, ये मैं आपको पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, फिर भी आप गलती करते, ये आपकी हेडेक है। विलुप्त होने की दर, बनने की दर में गुणांक प्रयोग नहीं करते, ये 2, 3, 4, 5 का कोई प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है, ठीक है। जब ये पूछा गया तो दिया क्या गया है, ये भी तो सीखना है, दिया गया है, कह रहा है A के बनने की दर इतनी है, तो आप इस दिया गया तो उसको भी सही से लिख लो। अभी सही तरीके से नहीं लिखा, आप उत्तर जब लिखोगे तो आप ये रिएक्शन उतारोगे, उतार लिया, फिर आप इस दिए गए को, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे हिंदी में लिखेंगे, A के विलुप्त होने की दर, ठीक है। और A के विलुप्त होने की दर के लिए विलुप्त शब्द इसमें भी लगा, तो आप क्या लगाओगे, माइनस, क्या लगाओगे बेटा, माइनस लगाओगे, और किसका, डी एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डी एक्टिव मास ऑफ T, बात समझ में आ गया। इसका माइनस डी ए अपॉन डी टी ये दिया गया है, आ गया समझ में, ये दिया गया है। अब कैसे हल करेंगे, तो अभी तो मैंने दिया हुआ लिखा है, ये भी सवाल आप मात्र 3 सेकंड में, हो सकता है 1 ही सेकंड में, मतलब पलक झपकते ही आंसर हल कर लो। ये 2 नंबर के सवालों को पलक झपकते ही चुटकियों में कर सकते हो, बस तरीके आप ध्यान रखते जाइए। देखिए अभी बाद में बताएंगे, जैसे उस सवाल को ट्रिक किया वैसे इसको भी करेंगे।
बस अभी पहले समझिए, लॉन्ग मेथड समझिए। तो ये अभी दिया हुआ मैंने लिख लिया। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए, जब विलुप्त होने की दर कहे या विलुप्त शब्द लिखाओ या बनने शब्द लिखाओ, प्रश्न में विलुप्त शब्द लिखा हो या बनने की दर लिखा हो, ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे, तब आप स्टोइकियोमेट्री समीकरण का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? हाँ, किसका प्रयोग करते हैं? स्टोइकियोमेट्री समीकरण। अगर वो नहीं किया तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, ये भी गलत है, हो जाएगा। तो आपको एक नई ये वीडियो में नहीं बताया, लेकिन हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आप क्या लगाएंगे? स्टोइकियोमेट्री समीकरण। तो लिखते जाइए, अब लिखेंगे, अब हम जानते हैं स्टोइकियोमेट्री समीकरण से लिखोगे, हम लिखते जाइए, हम जानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण से। तो स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण लिखते कैसे हैं? कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस वेग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ये सब वेग बराबर होंगे। ए का वेग, यहाँ ए का वेग ये बराबर होगा, बी का वेग, ये भी बी का वेग ये भी बराबर होगा, इधर सी का वेग ये भी बराबर होगा। ए का वेग बराबर होगा, बी का वेग बराबर, सी का वेग, इन वेगों को बराबर करके लिख दो, वो उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री समीकरण। समझ में आ गया? तो वेग कैसे लिखते हैं? वेग विलुप्त होने का दर, ये भी है तो वेग ये भी, लेकिन ये विलुप्त शब्द लिखा है इसलिए गुणांक नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ विलुप्त नहीं लिखा, यहाँ आप स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण में अभिक्रिया वेग लिखते हैं। तो ए अभिकारक है उसका वेग लिखेंगे, बी अभिकारक उसका वेग, और सी उत्पाद है उसका वेग लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो बताइए इसका वेग लिखने का तरीका क्या है? प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभिकारक मेरी साइड है और मेरी अभिकारक हमेशा सांद्रता कम होती है, बता चुके हैं कई बार, याद रखिए। माइनस सूत्र क्या रहेगा? dA/dt। सही है। ये वेग है तो इसमें गुणांक है 1, तो वो लिखा जाएगा 1/1। समझ में आया? यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, बराबर। अब आप बी का लिखेंगे, ये बी के लिए है और ये ए के लिए है और ये सी के लिए है। तो बी का वेग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये भी माइनस में आएगा, माइनस dV/dt। सही है बेटा? ऐसे ही इसके लिए लिखेंगे तो इसका क्या आएगा? ये प्लस में आएगा, प्लस में आएंगे, उत्पाद है, उधर वाले प्लस में होते हैं तो उधर वालों की सांद्रता बढ़ती है, तो प्लस 1/2 लिखेंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, वेग में स्टोइकियोमेट्री गुणांक लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा dC/dt, एक्टिव मास। अब बताइए, नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये वेग बराबर होते हैं हमेशा। यहाँ तक क्लियर होगी? क्योंकि ये भी आपने फिजिक्स में सुना हुआ, ए की विमा बराबर बी की विमा। जब दोनों विमा बराबर तभी पॉजिटिव होगा, तभी दोनों आपस में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, वरना नहीं घट सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये विमाएँ बराबर होती हैं, सोई तो मैंने बोला था फिजिक्स में। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब बस मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। अब इसको क्या करेंगे? आप इसको फर्स्ट स्टेप मान लो, इसको सेकंड स्टेप मान लो, इसको थर्ड स्टेप मान लो। तो इसका मान दिया गया है, दिए देखा, -dA/dt। इसके स्थान पर आप 10⁻2 लिख सकते हैं, इसको हटाकर। हाँ, जब इसको हटाकर रख देंगे तो फर्स्ट स्टेप को सेकंड स्टेप के साथ ले लोगे तो बी का मान आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप को थर्ड स्टेप के साथ ले लोगे तो सी का मान आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट के साथ ही क्यों लोगे, बी के साथ सी को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि फर्स्ट का मान दिया गया है, तो फर्स्ट का मान, इसी मान की सहायता से बी का भी निकाल सकते हैं, इसकी सहायता से सी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, ठीक है। मैं आगे कराने जा रहा हूँ, अब इसको कॉपी रफ कर दे रहे, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे? अभी मान, चलो फर्स्ट सेकंड बाद में रखेंगे, इसका मान रख दे रहे हैं, क्या मान रखने पर, ठीक है। मान, किसका मान रख रहे हैं हम? -dA/dt बराबर 10⁻2 मान रखने पर। ये लिखा नहीं जाता वैसे, अब आप लोग फालतू में बड़ा कर रहे हो, 2 नंबर का सवाल है, ये लिखा तो ही नहीं जाता, इतना थोड़ी मान लगा फाटक तुरंत करते हैं। चलो इसका मान रख दो, इसके स्थान पर मान ये रहा 10⁻2, तो मैं 10⁻2 लिख दिया। किसके स्थान पर? इसके स्थान पर। इसको हटा के मैंने यहाँ लिख दिया, बराबर, ये जैसे का तैसा रहेगा, -dV/dt, क्लियर, बराबर प्लस 1/2 dC/dt। अब तो सही है, अब तो आपको समझ में आ गया। अब मान लो फर्स्ट सेकंड,
अब इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड। यहाँ मत मानना फर्स्ट सेकंड, ठीक है? अब सही है? हाँ, यहाँ आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हो। अब हल कर लोगे? अब बस हल कर लीजिए। अब तो ये मान रख दिया, इसको हम कॉपी करते जाएं। मान रखो। अब हल करेंगे फ्रॉम स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड, ठीक है? मतलब स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड का प्रयोग करने पर दोनों को ले लो साथ में। तो दोनों को साथ में लेंगे तो क्या रहेगा? 10⁻⁻² बराबर माइनस dV/dt हो गया। बस अब मान किसका पूछा गया था? देखो उसमें देखो मान किसका पूछा गया, मैंने अभी लिखा है, मिटाल दिया। यहाँ माइनस dV/dt का मान पूछा गया, माइनस सहित पूछा गया। तो देखो माइनस सहित आ गया। इसका मतलब है यही आपका आंसर है। हो गया, बस आंसर हो गया। कैसा रहा? हाँ, अब लिख दी, हिंदी में लिख दिया करो, एक लाइन जरूर लिखा करो। बी के विलुप्त ही है होने की दर, इधर वाले विलुप्त होते हैं, होने की दर, विलुप्त होने की दर कितनी आ गई? 1 ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻1, एक ही बात है। मात्रक क्या रहेगा? मोल, वही रहेगा, लीटर इनवर्स। और ये मिनट था, सेकंड था। और इसको आंसर जो भी आया करें, उस आंसर को बॉक्स में लिखा करो। आप लोगों के नंबर कम क्यों आते हैं? आप पूरा पेपर हल करके आते हो, आप बहुत अच्छा पेपर हल करके आते हो, फिर भी नंबर कम आते हैं। कारण है आपका, कारण क्या है कि आप जब आंसर लिखते हो तो आप ऐसे ही छुड़ाते हो। आंसर लिखते समय उसको दूसरे कलम से, देखो मैंने ग्रीन कलर से किया है, इसी अर्थात दूसरे कलम से उसको बॉक्स में बंद कर दिया करो। क्योंकि हम टीचर लोग कॉपियाँ जब चेक करते हैं तो हम कॉपियाँ चेक करते समय ये कथा नहीं देखते कि आपने कौन सा सूत्र लगाया। बहुत से टीचर शायद सूत्र देखते हैं, लेकिन और ज़्यादा टीचर सूत्र भी नहीं देखते कि आपने सूत्र कौन सा लगाया। सही है? क्या आंसर आया, मतलब आंसर, आपका आंसर क्या आया वो मैन है। इसीलिए आंसर को फोकस करना चाहिए। आपने आंसर अगर सब कुछ सही किया, पूरा सवाल सही किया, और आंसर यदि आपने गलत कर दिया, मेरी बात समझ में आ रही? यदि आपने पूरा सवाल सही किया और आंसर गलत कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैं चैलेंज करता हूँ। यही कारण है होशियार बच्चे के मार्क्स कम हो जाते हैं। और टेसू जो गुड्डे होते हैं, बेवकूफ़ मतलब बेवकूफ़ तो नहीं कह सकते हैं, टेक्निक वाले स्टूडेंट होते हैं, जुगाड़ी स्टूडेंट होते हैं, उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। कारण है क्योंकि उनके क्वेश्चन सब गलत होते हैं, लेकिन आंसर उनके एक दूसरे से पूछ के लिख लेते हैं, आंसर हो जाते हैं। समझ गए? तो ये आंसर आपके सही होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आंसर आपका क्लियर हो गया, इसलिए ऐसे लिखना चाहिए। अब आपका नंबर पूरा मिलेगा। अब दैट इज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, एक आंसर क्लियर हो गया। अब दूसरा कह रहा है सेकंड और थर्ड ले लो चाहो तो, लेकिन टाइम खराब होगा, इसको ही ले लो इसके साथ। अब क्या लिखो? फ्रॉम स्टेप फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब पहले के साथ तीसरा लेने पर ले लो। तो 10⁻⁻² बराबर +1/2 dA/dt। आ गया समझ में? बस अब देखिए इसका आंसर क्या पूछा, क्या गया था? इसमें पूछा गया, देख लो आप, उसमें मैंने प्रश्नवाचक निशान लगाया, उसमें पूछा गया C के बनने की दर, और मैंने बोला बनने की दर को क्या लगाते हैं? प्लस में लगाते हैं। और बनने की दर में क्या लिखते हैं? गुणांक नहीं लिखते, dC/dt लिखते हैं। ऐसे तो लिखते हैं। यहाँ 2, 2, 3, 4 नहीं आता, तो इसका मतलब, और यहाँ 2, 3 है, तो इसका मतलब इसमें आया है, तो इसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि प्रश्न में तो ये पूछा गया, तो ये भी पूछा गया है। समझ में आ रही? पूछा गया क्या है? प्लस dC/dt पूछा गया है आपका, ये पूछा गया, जिसमें गुणांक तो लिखा नहीं है। जब गुणांक नहीं लिखा है, इसमें गुणांक आ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। हटा दो। तो इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे? ये 2 इस मल्टीप्लाई में जाएंगे, गुणा में जाएंगे। आप जानते हैं मैथ के स्टूडेंट हैं, तो 2 का नीचे अगर कोई संख्या है उसका दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमेशा गुणा होता है। तो इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻²। क्लियर? और ये प्लस और 1 वहीं बना रहेगा, 1 से कोई मतलब नहीं, ये जैसे का तैसा dC/dt। ये हो गया आंसर आपका, ये भी आपका आंसर हो गया। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, सही है? एक लाइन और बढ़ा देंगे, चाहो तो ऐसे लिख दो, अगर ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे लिख रहने दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको फिर दूसरी कलम से इसको बंद करना पड़ेगा, और मात्रक जरूर लिखना पड़ेगा। मात्रक नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। मूल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मात्रक बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसलिए इसको भी लिखेंगे। तरीका कैसे लिखेंगे? C के बनने की
दर बराबर कितनी आई, 2 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे। क्लियर? मैं समझता हूँ मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं वो नई जुगाड़ से, मैं एक, आप लोग देख रहे हो हर बार हम नई नई टेक्निक यूज करते जा रहे हैं, कैसे भी बच्चों को समझ में आए। पहले किसी तरीके से पढ़ाते थे, आज आपको किसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। हर तरीके आपको प्रयोग करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए, आपकी परसेंटेज अच्छी बने। ठीक है, आपने देखा भी है इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ आपका अपना रिजल्ट रहा है, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो आपका सवाल क्लियर हो गया। अब आपको, ठीक है, अब आपको मैं आपको नेक्स्ट आपको सवाल करने के लिए इस टाइप का भी एक सवाल दे रहा हूँ करने के लिए। ये आपका स्क्रीन पर लिखा है, इस सवाल को आप करके लाएंगे। ठीक है, कोई समस्या होगी तो हमें आप ज़रूर इन्फॉर्म करें, ज़रूर बताएं। देखिए अगर कोई दिक्कत है तो बताएं। अब आप कहोगे एक चीज़ और हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये सवाल आप तब तक कॉपी कर लो फटाफट, जो इस ऊपर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको नोट कर लें फटाफट। हम आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें। देखिए सवाल कैसे मैंने बताया इस सवाल को मौजवानी कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा सर बहुत बड़ा सवाल है, देखिए कैसे चुटकियाँ उड़ा सकते हैं। कुछ नहीं करना क्या है, रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन ऐसी लिखी हुई है, अभी यही तो रिएक्शन थी। देखिए सवाल कितनी जल्दी आ जाए, ये रिएक्शन थी या नहीं थी, बोलो। हाँ, अब इसका देखो आंसर पूछा गया है, कह रहा है इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो ये दिया गया तो इसको इसके स्थान पर आप लिख लो 10⁻⁻2 लिख लिया। ठीक है, ये टेक्निक है, 10⁻⁻2 लिख दिया। इसका मात्रक बाद में देखना। और ये विलुप्त होने की दर, तो ये विलुप्त होने की दर ऐसे लिख दो dA/dt ऐसे। ठीक है, वो सॉरी विलुप्त है तो माइनस आएगा, dA/dt लिख दिया। अब क्या करना है, ऐसे ही इनको लिखना है, ऐसे ही इनको अभिक्रिया के वेग लिख दिया करो। क्या लिख दिया करो, सबके स्टाइक्योमेट्री समीकरण पहले ही लिख दिया करो। क्या करो, अपने मन में स्टाइक्योमेट्री समीकरण लिख लिया करो। स्टाइक्योमेट्री समीकरण कैसे लिखते हैं, +1/2, देखो गुणांक के नीचे आएगा, और dC/dt, इसका क्या आएगा -dV/dt, इसका तो आपका -dA/dt आएगा। अब ये सब जो मान होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, स्टाइक्योमेट्री समीकरण लिख गया, इसको स्टाइक्योमेट्री समीकरण कहते हैं। अब बस आंसर आ गया। अब इसका आंसर पूछता है dV का मान बताइए, तो ये आंसर लिखा ही है, हो गया आंसर। तो B की दर हो गई आपका 10⁻⁻2, आंसर हो गया। कितना आंसर। अब कहता है C की बताओ, तो C की बनने की दर कहता है, तो बनने के लिए 2 जो गुणांक है ये फालतू लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है, उसको हटा देते हैं। तो हटाएंगे तो 2 इसमें जाएगा गुणा में, तो आंसर आ जाएगा C की दर आ जाएगी आपकी 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणा 10⁻⁻2। देखिए आंसर हो गया। कहिए हो गया। यार मेरे पास ट्रिक तो बहुत है, बच्चे के अंदर दम होनी चाहिए सीखने की। सिखा तो बहुत कुछ सकता हूँ, मतलब मैं उतना सिखा सकता हूँ जितना मैंने सीखा है। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपसे बेहतरीन सिखाने का। ठीक है, हाँ। अब तो इतनी बात क्लियर हो गया। अब आपको जो सवाल दिया है वो करके लेके आना है, आपका आंसर हो गया। इसका मात्रक जरूर लिखेंगे, इसका जो भी मात्रक हो, दर है तो दर का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मिनट इनवर्स या घंटा, कुछ भी हो सकता है जो प्रश्न में दिया गया वैसे। हो गया आंसर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखाएंगे प्रभावित जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ठीक है, अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से कारक प्रभावित करते हैं। तब तक के नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी बच्चों को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करा करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए हमें भी बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं, आप उसमें लिख दीजिए। अगर समझ में सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लिख दिया करो, तो हम समझाया करें, दोबारा समझाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।